बात क्लास 12 की हो या बीकॉम पार्ट 1 की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के कई वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आपको देखना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम निशार अहमद है और इस चैनल पर मैं कॉमर्स से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे सब्जेक्ट के लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को क्लास 12 के बच्चे और क्लास बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चे दोनों देखें। ये जो हमारे हाथ में बुक है, जो क्वेश्चन मैं लूँगा, ये हालांकि बीकॉम पार्ट 1 की बुक है और ये डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है। और इस बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जो यूनिट है आपका साझेदारी फॉर्म का विघटन यूनिट 1, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी लिहाज से आपको क्लास 12 के बच्चे को भी देखना है, जो आपके सेम एज इट इज़ ये चैप्टर आपके क्लास 12 में भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, हम भी पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ मिस झा एंड मिसेस चौधरी। दो लोग हैं, मिस झा और मिसेस चौधरी। इनकी ये बैलेंस शीट है, अर्थात इनकी ये बिजनेस है। ये बिजनेस के साथ क्या करते हैं ये आगे पता चलेगा, लेकिन इस बिजनेस में है क्या। तो एक तरफ लायबिलिटी के कॉलम बने हैं, एक तरफ एसेट के कॉलम बने हैं। आप दोनों तरफ देख लीजिए एक झलक, क्या क्या है। सिंडिकेटर्स है, लायबिलिटी की तरफ सिंडिकेटर्स है, बेस पेबल है। मिस्टर चौधरी का लोन है, ध्यान से समझिएगा। ये बिजनेस मिसेस चौधरी का है, मिसेस चौधरी का, श्रीमती चौधरी का है। और लोन चौधरी जी का है, मतलब वो पति सिर्फ श्रीमती चौधरी के हैं, बिजनेस के नहीं हैं। इसलिए ये लोन बाहरी लोन है, जिसको आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी के तहत रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट करना होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये लोन पार्टनर का नहीं है, पार्टनर के पति का लोन है। ठीक है, इसलिए ये बाहरी लोग हैं और बाहर का भी लोन है। ठीक है, और बाहर का लोन है तो भाई पेमेंट जैसे हम बाहर के लोगों को करते हैं वैसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिजर्व में कुछ पैसे हैं, और रिजर्व वाले पैसे के बारे में मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पैसा प्रॉफिट का एक पार्ट है, पार्टनर को सीधे बंटकर जाना है। इसका होना कुछ नहीं, सीधे बटेगा ये पैसा। अभी तक नहीं बांटा, ऐसा आप सोच लीजिए कि कमा कर रखे हैं लेकिन बांटे नहीं हैं, तो बंटवारा सीधे होगा, दोबारा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल में श्रीमती मिस झा का है कैपिटल, और ठीक है, झापी नाम है इसका। और एसेट साइड में चले, श्रीमती चौधरी के भी कैपिटल दिए हुए हैं। एसेट साइड में चले, कैश इन हैंड है, कैसेट बैंक है, स्टॉक है आपके पास, डेप्टर है 22,000 का, और इसमें प्रोविज़न है। जहाँ पर डेप्टर होता है वो मूल वैल्यू है, 2,000 का प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न एज इट इज़ आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करके छुपा देना है। इसलिए क्योंकि जैसे मान लो डेप्टर 22,000 का है और ये 2,000 प्रोविज़न है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, और हम पहले ही अगर कस्टमर को बता दें कि भैया ऐसा है कि 2,000 रुपया तो मैं तो पहले ही मान कर चला हूँ कि आप हमको नहीं देंगे, तो वो बंदा वैसे भी नहीं देगा। इसलिए वसूली जब भी करेंगे 20,000 पे नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा 22,000 पे करेंगे। ये बात अलग है कि 2,000 हम लॉस में लेकर चल रहे हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम बाई साइड में लिख देंगे। ठीक है, अपोजिट साइड में, एसेट के अपोजिट साइड में हम इसको शो कर देंगे, और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़िए। प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। चलिए छोड़िए सब बात को, ये बैलेंस शीट में है, जो दिया है वो दिया है। बाहर देखते हैं क्या होता है। 31 मार्च 2013 को फॉर्म को भंग कर दिया गया, मतलब विघटन कर दिया गया, और कुछ इस प्रकार लेन देन किए गए हैं। श्रीमती चौधरी ने श्री चौधरी के ऋण का भुगतान कर लिया, और वगैरह वगैरह जो भी है। चलिए उसको बाद में देखेंगे। हमको बनाना क्या है वो सबसे पहले समझते। वसूली खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना और बैंक खाता बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि कम से कम इतनी चीज़ें तो बनानी होती है हम लोग को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वसूली खाता से। ठीक है भाई, वसूली खाता से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग को वसूली खाता का फॉर्मेट खींचना है। वसूली खाता का फॉर्मेट पता है ना आपको, कैसे खींचते हैं? हम लोग लिखते हैं ऊपर में रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट ऐसे कर लेते हैं, ये रहा, फिर ये रहा। ठीक है भाई, और यहाँ क्या लिखते हैं आपको पता है? यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, ये लिखते हैं पार्टिकुलर, ये लिखते हैं अमाउंट। ये होता है डेबिट साइड,
और ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, होता ये है कि जो बैलेंस शीट में जितनी भी संपत्ति और एसेट लायबिलिटी है उसको ट्रांसफ़र करके हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट में लाएंगे और संपत्तियों को बेचेंगे और लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, हम बाहरी दायित्व के बारे में सोचेंगे। अभी हम पार्टनर के हिसाब किताब के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं सोचेंगे। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब तक आप बाहर के लोगों को नहीं निपटा देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तब तक आप पार्टनर के हिसाब किताब को टच नहीं करेंगे। पार्टनर का हिसाब किताब तब होगा जब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम उन एसेट को ढूंढ कर लाएंगे जिससे हमें पैसे वसूल करने, जहाँ मेरा पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, पैसा कहाँ फंसा हुआ है भाई? तो प्लांट एंड मशीनरी में पैसे फंसे हैं, डेब्टर के यहाँ पैसे फंसे हैं, स्टॉक में पैसे फंसे, जहाँ जहाँ पैसे फंसे हैं वहाँ से हम खींचना है पैसे, वहाँ से वसूल करना है, इसलिए हम उन तमाम संपत्तियों को यहाँ पर लाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड आपकी संपत्ति है भाई, कैश है ऑलरेडी, वो कैश है, वहाँ कैसे पैसे फंसे हैं? ठीक है, पैसा तो फंसा है बिल्डिंग में, लैंड में, स्टॉक में, डेब्टर में। जो बैंक में पैसा है वो आपका पैसा थोड़ी है, वो जब चाहिए आप निकाल लीजिए। ठीक है, वो तो आपके कैश ही है। ठीक ना? तो जो नन कैश आइटम है जिससे हमें कैश में तब्दील करना है, जिससे हमें कैश वसूल करना है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 में आ जाएंगे। जो एसेट आपको दिख रहा होगा, तो स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, तो हम शॉर्टकट में स्टॉक लिख लें। चलो लिख ही दे रहे हैं पूरा, स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है भाई, कितना है स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड है 25,000 का, मैंने 25,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद डेब्टर दिया हुआ है, तो डेब्टर दिया हुआ है। अब लेकिन ध्यान से समझना, डेब्टर में वहाँ 22,000 और माइनस 2,000 दिया है, तो 2,000 प्रोविज़न है जो हम मानकर चल रहे हैं कि पैसा नहीं देगा, लेकिन वसूली जब हम करने जाएंगे जो बुक वैल्यू है वो 22,000 है। ठीक है, और जो प्रोविज़न है ना उसको हम अपोजिट में ले जाकर छुपा देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डिप्स 2,000 रुपया। ठीक है, बस ये समझना है कि ये पैसे हमने छुपा दिए हैं और ये किसी की नज़र में नहीं आने हैं, बस हम जानते हैं। और इस पैसे का कुछ नहीं करना है, ऐड जोड़ घटाव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस पैसे का कुछ नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं और क्या संपत्ति देखते हैं। और भाई देखते हैं, डेब्टर है, डेब्टर का तो काम कर ही दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को शॉर्टकट में PNM लिख रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी को 15,000 हमने लिख दिया, 15,000 रुपया है, 15,000 लिख दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमने LB लिख दिया। ठीक है, और ये 16,000 रुपया है। समझ रहे मेरी बात? तो ये हमने संपत्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया और हमने बैंक वाले पैसे को भी ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है। हमें उन संपत्तियों को ट्रांसफ़र करना है जिनसे हमें कैश वसूल करने। कैश से कैश थोड़ी वसूल होते, जो नन कैश है उससे कैश वसूल करने। ठीक है, ये वाला कैश वसूल करना है। यहाँ पैसा फंसा है, यहाँ फंसा है, यहाँ फंसा है, यहाँ फंसा है। समझ रहे हैं? और जिन जिन कर्जों का भुगतान कर रहा है वो हम लिख दे रहे हैं। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको दिख रहा है 25,000 का, तो हम इसको अपोजिट साइड में लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कर्जों का ट्रांसफरेशन हम यहाँ करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स हम लोग लिख देते हैं। कितना है भाई? सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 मैंने लिख दिया, 25,000, कोई दिक्कत नहीं, 25,000। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को शॉर्टकट में हम लोग BP लिख सकते हैं। बिल्स पेबल आपका कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है भाई, 10,000 हमने लिख दिया। उसके बाद मिस्टर चौधरी का लोन है, ये मिसेस चौधरी का अगर लोन होता, चूँकि ध्यान से समझना, मिसेस चौधरी पार्टनर है। ठीक है, अगर मिसेस चौधरी का लोन होता तो हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि वो पार्टनर है, लेकिन ये मिस्टर चौधरी का लोन है, उसके पति का लोन है, तो पति पार्टनर नहीं है। पति एज ए बाहरी व्यक्ति है जो बिजनेस में पैसा उसने लगा रखा है लोन के तौर पे। ठीक है, तो हम लिख देंगे मिस्टर चौधरी का लोन। समझ रहे? ये समझ में आ गया आपको? मिस्टर चौधरी का, चौधरीज लोन, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना है भाई मिस्टर चौधरी का लोन? 5,000 रुपया। हमने इसमें अभी छोड़ दिया है रिज़र्व। रिज़र्व जैसा कि आपको पता है वो सीधे बटेगा जाकर पार्टनरों के बीच में, वो पैसा रिज़र्व वाला जो पैसा वो पार्टनरों के बीच में सीधे बटेगा। तो पार्टनर का जब हम हिसाब करेंगे तो रिज़र्व उसको दे देंगे। उसके बाद हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट छोड़ दिया है, चूँकि उसका हिसाब हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने मिस्टर चौधरी का जो लोन है
जो मिसेस चौधरी जो पार्टनर है उसके पति हैं, इसलिए ये बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए हमने इनका लोन यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, इनका पेमेंट हम करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम बैलेंस शीट से उन संपत्तियों और उन कर्जों को उठा कर ले आएँ जिनसे हम वसूल करके जिनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब वसूली करेंगे, जब हम वसूल करने जाएंगे पैसा, तो कई कंडीशन आ सकते हैं। तो जनरली 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे, या तो ये पैसा कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, या कोई पार्टनर अगर लेना चाहे इस पैसे को, इस संपत्तियों को बेसिक मूल्य पे, जो बाज़ार मूल्य है, जैसे कोई बाज़ार में हम बेच रहे हैं, कोई पार्टनर कह रहा है कि इसी मूल्य पे हमको दे दो, तो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डिडक्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? उनसे पैसे नहीं लेने हैं। पार्टनर अगर लेना चाहता है तो हम उनके अकाउंट में चढ़ा देंगे, लेकिन हम वसूली किधर करेंगे? इधर करेंगे। रियलाइजेशन का काम किधर करेंगे? इधर करेंगे। संपत्तियों से वसूल किधर होगा? इधर होगा। और पेमेंट किधर होगा? इधर होगा। बस अपोजिट का ध्यान रखना है कि इस साइड वाले को उस साइड, उस साइड वाले को इस साइड, कुछ है नहीं। ठीक है, अगर तो पेमेंट हम किधर करेंगे? वसूली किधर करेंगे? इस साइड करेंगे। और पेमेंट किधर करेंगे? इस साइड करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तमाम संपत्तियों से हमें वसूली करनी है इस साइड में। ठीक है, 2 बातें हो सकती है, कुछ संपत्तियां बैंक में, कुछ पैसे में कन्वर्ट हो सकती है, कैश के रूप में हमें वसूली हो जाए कि हाँ भाई कैश में बिक जाए, सेल हो जाए। तो हो क्या रहा है वो हम देखेंगे, हो क्या रहा है वो हमको देखना है। तो हमको देखना है, ये बातें हमको बाहर में बताई जाएगी, इस क्वेश्चन के बाहर में बताया जाएगा कि क्या हुआ असल में, एक्चुअली में। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं जो आपको दिया हुआ है, फिर से एक बार देखिएगा, पढ़ते हैं क्या कहता है। श्रीमती चौधरी ने श्री चौधरी के ऋण का भुगतान कर लिया। ठीक है, श्रीमती चौधरी कह रही हैं कि हम अपने पतिदेव का भुगतान कर देंगे पैसे का। ठीक है, पैसे का भुगतान कर देंगे, आप हमारे अकाउंट पे चढ़ा दो। कहने का मतलब यही है, आप हमारे अकाउंट पे चढ़ा दो। तो भुगतान किधर होगा? समझ रहे हैं? भुगतान के, चूँकि ये पार्टनर है तो ये पार्टनर से पेमेंट थोड़ी लेना है, इसका तो हिसाब किताब है हमारे पास, तो इसके अकाउंट पे चढ़ा देंगे, ऑटोमेटिक इनके अकाउंट से हमारा डिडक्ट हो जाएगा, जो भी लेन देन होना होगा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पेमेंट किधर कर रहे हैं? इधर कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो हम बैंक से पेमेंट करते थे वो बैंक से पेमेंट न करके, बैंक या कैश से पेमेंट न करके, हम उसकी जगह पर जो पार्टनर पेमेंट कर रहा है उसका अकाउंट पे वो पैसा चढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ये पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए हम उसके अकाउंट पे चढ़ा देंगे। हम लिख देंगे मिसेस चौधरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? चौधरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? तो मिस्टर चौधरी का लोन, न भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है ना। तो मिस्टर चौधरी का लोन कितना है भाई मेरे? 5000 रुपया। तो 5000 इन्होंने दे दिया, मतलब ये लोन हमारा पेमेंट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये लोन हमारा पेमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है कि श्रीमती चौधरी ने चौधरी के ऋण का भुगतान कर लिया और 50% स्टॉक को, ध्यान से समझना, स्टॉक जो भी है उसका मात्र 50%, स्टॉक जो भी है उसका मात्र 50%, तो 50% स्टॉक को 20% कम वैल्यू पर लिया। इसमें बच्चे फंसते हैं, ध्यान से समझना। पहले तो 50% स्टॉक लाओ, स्टॉक कितने का है? तो स्टॉक है भाई मेरे 25,000 का, तो 25,000 का 50% 12,500 होगा। ठीक है, तो 12,500 का स्टॉक आपका सेल हो रहा है, ऐसा समझना है। 12,500 का स्टॉक क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। ठीक है, और सेल हो रहा है तो सेल करने के लिए हम लोग इस साइड में आएंगे, लेकिन ये कैश में सेल नहीं हो रहा है। ये एक पार्टनर है जिसका नाम मिसेस चौधरी है, ये कह रही हैं कि ये हमको दे दो, तो उसके अकाउंट पे हम चढ़ा देंगे। ठीक है, तो सेल हम इधर करेंगे, वसूली का काम इधर करेंगे, तो उनके अकाउंट से वसूली करेंगे। ठीक है, चूँकि वो पैसा, वो संपत्ति ले रही हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे मिसेस चौधरी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टॉक टेकन, आप लिखना चाहे तो। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा कि ये कितने का है? ये है 25,000 का, और हमको मात्र 25,000 का 50% लेना है। ठीक है, 50% हमने ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है? 12,500। 12,500 का वो एसेट है। ठीक है, ख़त्म हो गया, वो सेल हो गया, लेकिन वो बिका 12,500 में नहीं, वो सेल हुआ इससे 20% कम पे। ध्यान से समझना, इससे 20% कम पे। तो जो लिया गया वो 80% पे लिया गया। 20% कब का मतलब? ये अपनी जगह 100% है, 80% पर लिया गया है। ठीक है, तो 80% हम यहाँ से निकाल देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए? ठीक है, तो ये 10,000 में इन्होंने इसको लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक मात्र आधा का काम हुआ है।
अभी पूरा सेल हुआ भी नहीं है, ध्यान से समझना। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन चैप्टर है, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। और एक बात और कि इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन काफ़ी है अच्छे से समझने के लिए। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को टच कर सकते हो। आगे बढ़िए। कहता है देनदार से 18,000 प्राप्त हुए, बाकी स्टॉक को 30% लाभ पर बेचा गया। देनदार से हमें 18,000 प्राप्त हुए, मतलब कैश प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम लोग कैश या बैंक लिख देते हैं, लेकिन बैंक में बहुत सारे पैसे हमको आने हैं। ठीक है, बैंक में बहुत सारे पैसे आने हैं, बैंक में बहुत सारे पैसे आने हैं। ठीक है, तो बैंक हम लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं रियलाइजेशन। बहुत सारे पैसे हमको कैश में वसूल होने हैं। ठीक है, होने भी नहीं भी होने। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में टोटल कितने पैसे आ रहे हैं। बार बार बैंक लिखेंगे तो दिक्कत की बात है। हमको बैंक में टोटल कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये हम कैलकुलेट करते जाएंगे साथ साथ में, जहाँ जहाँ हमको मिलेगा, और उठा के एक बार यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, या नहीं तो हम इसके नीचे भी करते जा सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन के हिसाब से समझना है उसको। ठीक है, ये नहीं समझना है कि वो एंट्री है, ये आप समझ गए होंगे। इसको फिलहाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो कहाँ से पैसे बैंक में आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, ये एंट्री है बैंक में पैसे आ रहे हैं, वसूली बैंक में हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, तुम चाहो तो इसका कैलकुलेशन छोटा मोटा कर सकते हो, यहीं पर कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई मेरे, तो देनदारों से 18,000 आ रहे हैं, तो डेब्टर से हमको कितने आ रहे हैं, 18,000 रुपये। 18,000 हमने लिख दिया। स्टॉक से हमको आ रहे हैं 30% ज़्यादा, तो स्टॉक तो 25,000 का था, 25,000 में 50% सेल हो गया है। ठीक है, ये बात अलग है कि वो 10,000 में सेल हुआ, लेकिन 50% तो सेल हो गया। 12,500 का उसको बेचा गया है 30% ज़्यादा पे, मतलब 30% ज़्यादा पे 12,500 का निकालिएगा माय डियर, तो 12,500 का 30% ज़्यादा निकालिएगा तो ये 130 हो जाएगा। 130 को यहाँ गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12,500 को 50 को 13 से गुना कर दीजिए। 0 5 या 15, 12 3 दूना 6 और 1 7 3। ठीक है, 12 36 1 37 सही है। 0 5 2 1 0 5 7 5 12 5 1 6 1 16,250। ठीक है जी, ये 16,250 हमको इससे वसूली हो गए। मतलब स्टॉक अब ख़त्म हो चुका है, स्टॉक पूरी तरह ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी टोटल नहीं करिएगा, हो सकता है आगे भी कहीं पर पैसे बैंक के रूप में आ रहे हो, कोई संपत्ति ऐसा बिक रहा हो, सेल हो रहा हो जिससे हमें पैसे वसूल हो रहा है, उसको यहाँ डाल देंगे। अभी टोटल नहीं करिएगा इसका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जो कैश के रूप में सेल हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी संपत्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। अब आगे कहता है तीसरा पॉइंट कहता है विविध लेनदारों को 10% कटौती पर भुगतान किया गया और देय बिल को पूर्णतः भुगतान किया गया। आइए भुगतान में आ जाते हैं, तो बैंक में करते हैं। बैंक से हमको पेमेंट करना है, यहाँ लिख दीजिए पेमेंट। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक चीज़ नहीं है जो बैंक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैश में पेमेंट होगी, आएगा देते जाएंगे, आएगा देते जाएंगे, यहाँ भी आएगा लेते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठे पेमेंट कर देंगे। हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करते जा रहे हैं, टोटल कितना पेमेंट में हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्रेडिटर्स जो आपका दिख रहा है सन्डी क्रेडिटर्स, उसको 10% कटौती पर। तो क्रेडिटर्स कितना है बताइए हमें, 25,000 है। 25,000 का 10% कटौती कितना होता है। ठीक है, तो 25,000 का 10% कटौती का मतलब 90%। ठीक है, तो 25,000 का अगर आप 90% निकालेंगे, ध्यान से समझना, तो ये 90 भागे 100 होगा। ये 0 से 0, 25 नमा कितना होता है 225। ठीक है, 225 हो जाएगा, ये 22,500। तो क्रेडिटर्स 22,500 पे भुगतान हुआ, ये बात आप नोट करते जाएंगे। 22,500 पे भुगतान हो गया। ठीक है, जहाँ तक बिल्स पेबल की बात है, तो बिल्स पेबल का भुगतान पूरा का पूरा किया गया, ऐसा इसने हमको कहा है। अभी तक हम टोटल बैंक को फाइनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे भी कोई संपत्ति हो जो बैंक के रूप में वसूल हो जाए, पैसे के रूप में वसूल है, जिससे पैसा वसूल हो जाए, या आगे भी कोई ऐसा कर्जा हो जिसको पैसा पेमेंट करना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए अभी रुक जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है प्लांट को 25,000 में बेचा गया और प्लांट से 25,000 और भवन से 40,000 वसूल किए गए। देखिए अभी तक फाइनल नहीं किया, तो अच्छा किए नहीं किए। तो प्लांट से प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ पे सिर्फ प्लांट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी दोनों समझना है, दोनों संयुक्त रूप से हैं। तो प्लांट से हमें को 25,000 रुपया, तो यहाँ मैंने 25,000 डाल दिया।
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग से हमें 40,000 रुपया वसूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी भी फाइनल नहीं कर रहे हैं बैंक वाले को, क्योंकि हो सकता है आगे भी कोई ऐसी संपत्ति मिल जाए हमको। और श्रीमती चौधरी ने फॉर्म की ख्याति को 10,000 में लिया। श्रीमती चौधरी ने, मिसेस चौधरी ने फॉर्म की ख्याति को 10,000 में लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए था, यहाँ पर गुडविल को साथ में अटैच कर देना चाहिए था। हमको इसको भी वेट करना चाहिए था फाइनल करने के लिए। गुडविल भी अटैच कर दे रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि एक ही पार्टनर है मिसेस चौधरी ने ही कैपिटल स्टॉक को लिया था। ठीक है, अब मिसेस चौधरी ने ही गुडविल को भी लिया है, तो टोटल मिसेस चौधरी का जो हिसाब हो जाएगा वो 10,000 उधर और 10,000 का ये गुडविल है, तो 10 20,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20,000 कर दे रहा हूँ। आप इसको ज़रूर नोट करना ध्यान से कि यहाँ पर 10,000 और प्लस 10,000 ये वाला पैसा। ठीक है, ये नोट कर लें अच्छे से। बाकी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वसूली का व्यय हुआ है 1750 रुपये। पेमेंट हुआ, पेमेंट के लिए हम लोग इधर जाते हैं। देखिए बैंक वाला पेमेंट हम यहाँ पर ऑलरेडी करके रखे हैं, अभी फाइनल भी नहीं किए। फाइनल तब करेंगे जब टोटल काम हो जाएगा हमारा। 1750 रुपये, चलिए फाइनल हो गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब टोटल इतने पैसे आपको बैंक में आने थे, आ गए। टोटल इतने पैसे बैंक से पेमेंट होने थे, हो गए। कुछ चीज़ें हैं जो मिसेस चौधरी ने लिया, तो मिसेस चौधरी ने 2 चीज़ें ली। स्टॉक लिया और गुडविल लिया। स्टॉक का भी वैल्यू 10,000 आया था। 25,000 का 50%, 12,500 का 80%। ठीक है, तो 10,000 रुपया का सामान स्टॉक इसने लिया, 10,000 का गुडविल लिया, कुल मिला के 20,000 होगा। अब देखिए ध्यान से, स्टॉक का काम खत्म हो चुका है, डेप्टर कैश के रूप में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी हमको कैश के रूप में आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग हमको कैश के रूप में आ गया। पेमेंट में आते हैं, इसका कुछ नहीं करना, ये तो चुरा कर हमने लिखा है यहाँ पे। सिंडिकेटर्स का पेमेंट यहाँ हो गया, बिल्स पेबल का भी पेमेंट हो गया, और मिसेस चौधरी का जो लोन था मिस्टर चौधरी का, उसको मिसेस चौधरी ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया 25,000 5,000 का। ठीक है, पूरा का पूरा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हमको मोबाइल इसका कैलकुलेटर यूज करना होगा, तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। 2,000 प्लस में 25,000 आप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय रहेगा, है ना। एग्ज़ाम में आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो बनाना है, वीडियो का टाइमिंग भी देखना है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा कम लिख रहा हूँ। 62,000 आ रहे हैं, ये तो कैलकुलेट हमने किया नहीं। चलिए, तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 18,000 अभी करें, 16,250 और 25,000 और 40,000, भाई मेरे ये आ रहा है 99,250 रुपया। तो ये हो जाएगा 99,250 रुपया, और ये प्लस में 62,000 प्लस 62,000। ठीक है, ये आ रहा है 1,61,250। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,61,250। ठीक है, 1,61,250। ये तो रहा क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है। अब डेबिट साइड हम लोग ऐड करते हैं, हो सकता है डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 22,500 प्लस में 10,000 प्लस में 1,750, ये हो जाएगा 34,250। 34,250, और भाई मेरे 34,250 में उधर ऐड कर लेते हैं 25,000, 15, 37,000, 37,000, 16 5 21,000। ठीक है, 1,17,250। तो 1,61,250 क्रेडिट में है, 1,17,250 डेबिट में है। इसका मतलब ये है कि ये डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के लिए इसको माइनस कर देते हैं। 1,61,250। ठीक है, 44,000 है। तो 44,000 आपका कितना आ गया, क्या आ गया, रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दीजिए और इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर के नाम है मिस झापी। ठीक है, ऐसा नाम है इसका, मिस झापी। उसके बाद मिसेस चौधरी के, ऐसा नाम है। तो इसका रेशियो क्या है भाई, रेशियो तो कहीं पर दिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन में रेशियो की कहीं पर चर्चा नहीं है। तो रेशियो की चर्चा ना हो तो आपको पढ़ाया गया है, बराबर बराबर कर देना। अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 22,000 इसको दे रहा हूँ, और भाई मेरे 22,000 इसको दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट आप नोट करें और वीडियो को समझने का प्रयास करें।
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब चलिए हम लोग पार्टनर का हिसाब करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिसाब बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ मिसेज चौधरी का अकाउंट है, इसका अकाउंट हमको बनाना है और इसके अकाउंट में ऑलरेडी ये 5,000 ट्रांसफ़र हुआ है इधर, तो इसके अकाउंट में अपोजिट में चला जाएगा। ठीक है, किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसके अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट अपोजिट में लिखाएगा, मतलब बाय में लिखाएगा। उसी तरीके से मिस्टर चौधरी ने, मिस्टर चौधरी पर नज़र नहीं देना, मिस्टर चौधरी का अकाउंट ही नहीं, मिस्टर चौधरी बाहरी व्यक्ति है। ठीक है, मिसेस चौधरी है हमारे पास, मिसेस चौधरी ये है, तो इसका ये अकाउंट वाला पैसा अपोजिट में जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। बाकी ये मिस झापी मिसेस चौधरी ये जो हिसाब है इसके अकाउंट में जाएगा। तो इस अकाउंट से टोटल जो हिसाब हमको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लेकर जाना है। मिसेस चौधरी के अकाउंट में ये 5,000 रुपया, मिसेस चौधरी के अकाउंट में ये 20,000 रुपया, और मिस झापी के अकाउंट में ये 22,000, और मिसेस चौधरी के अकाउंट में ये 22,000 रुपया। ठीक है, और मिसेस चौधरी के कैपिटल लिखना था, के लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा पार्टनर के नाम में क्या है, इतना बड़ा नाम दे दिया। चलिए अब हमको बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेरी सिंपल है, आपको समझा चुका हूँ मैं कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको नोट कर लूँ क्या? मैं नोट कर ले रहा हूँ। ये वाला पैसा 5,000 रुपया है, 2 में 5,000, बाय में दिया है 20,000, प्रॉफिट है 22,000 का। मैं नोट कर ले रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल आपके सामने रहेगा कॉपी पर, आपको नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो मेरे बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और हमारे सामने 2 पार्टनर हैं। पार्टनर के नाम क्या है? 1 2 और 1 2। ठीक है जी, समझ रहे हो? और मैं लिख दूँ, ये हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, देखना ध्यान से समझना। ये पार्टिकुलर तो आप तो अपने से भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा मिसेस झा, मिस झापी, मिस झा, ऐसा ही लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा मिसेस चौधरी। ठीक है, और ये हो जाएगा मिस झा, ये हो जाएगा मिसेस चौधरी। ठीक है, समझ रहा? इसका हिसाब करना है, और हिसाब कहाँ से शुरुआत करना है? बैलेंस शीट से, जो अकाउंट में पहले से बैलेंस है। ध्यान से समझिए, जो अकाउंट में पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, उस बैलेंस से हमको हिसाब शुरू करना है। ठीक है, और उसी का हिसाब करना है, और उसके हिसाब में क्या क्या बढ़ेगा क्या क्या घटेगा वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा। जो ट्रांजैक्शन अभी आपने किया है ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हम उस हिसाब को ढूंढते हैं जो पहले से मौजूद है, जिस अकाउंट का हिसाब मैं कर रहा हूँ। तो उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि इसी का तो हिसाब करना है। ठीक है, एक्चुअली में हमने बाहरी लोगों का हिसाब करके ख़त्म कर दिया, हटा दिया। अब पार्टनर कह रहा है मेरा भी हिसाब करो ताकि मैं भी अपने अपने घर जाऊँ। ठीक है, ठीक है भाई, आपका भी हिसाब कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो अकाउंट में बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखिएगा, तो बैलेंस शीट में आपको दिखेगा ये बैलेंस इस साइड में होगा। तो जो इस साइड में है उसको उठा के लाना है इस साइड में। ठीक है, बाय बैलेंस BD, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो जो पहले से बैलेंस हो जिस अकाउंट में उसको BD लिखते हैं, बड़ा डाउन लिखते हैं। ठीक है, और ये बाय में इसीलिए है क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल का शेष क्रेडिट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कैपिटल का शेष क्रेडिट होता है। तो मिस झापी के अकाउंट में आप देखेंगे तो 10,000 रुपया है। मिस झापी के अकाउंट में 10,000 रुपया है और मिसेस चौधरी के अकाउंट में 30,000 रुपया है। तो यहाँ मैंने 30,000 लिख दिया। उसके बाद हम लोग इस बैलेंस शीट में एक और चीज़ देखे थे जो रिजर्व है। जब मैंने आपको कहा था कि जब पार्टनर का हिसाब करेंगे तो उससे डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो रिजर्व फंड में पैसा है इसी कैपिटल में आकर जुड़ेगा और आप देखेंगे कि इसी साइड में है, इस साइड में है, मतलब जिस साइड में कैपिटल है उसी साइड में ये भी जाएगा। तो रिज़र्व फंड जो है वो 8,000 का है। भाई मेरे 8,000 का रिज़र्व फंड है तो हमको क्या करना है, 4-4 हज़ार कर देना है। रिज़र्व फंड को हमें 4-4 हज़ार पेड कर देना है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें बांटने का तरीका नहीं दिया है। तो जब बांटने का तरीका नहीं दिया है तो हम इक्वल बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, हिसाब किताब इसका ख़त्म हो गया। ये सब यही 2 चीज़ थे हमको इसके अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर। इसका एक पहले से बैलेंस और रिजर्व में कुछ पैसे रखे थे, इसने बांट कर हमने दे दिया, कोई शक नहीं।
आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमने एक अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमने हिसाब किया बाहरी लोगों का, और उस बाहरी लोगों के हिसाब में भी पार्टनर के कुछ हिसाब बन गए। कुछ हिसाब ये बन गए कि पार्टनर ने कहा कि मैं कर्ज पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, अपने पति देव का, तो वो 2 में था रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट जब पेमेंट करने जा रहा था तो मिसेस चौधरी ने कहा था कि मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं अपने आप ट्रांसफ़र कर दूंगी, ठीक है। तो इसके अकाउंट में आज ये पैसे हमको ट्रांसफ़र करने पड़ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट से पैसा है आएगा ही। रियलाइजेशन अकाउंट वाला जो पैसा है, कौन वाला पैसा, मिस्टर चौधरी का जो लोन वाला पैसा था ना, वो पैसा 5,000 रुपया मिसेस चौधरी के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एक संपत्ति सेल हो रही थी, तो मिसेस चौधरी ने कहा था कि ये संपत्ति हमको दे दीजिए, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बाई साइड में था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इस साइड में आ जाएगा 2 में, 2 रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा एसेट टेकन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये संपत्ति वाला पैसा 20,000 रुपया, ठीक है भाई मेरे। उसके बाद हमने देखा कि पूरा हिसाब जब हुआ तो कुछ हिसाब बनकर प्रॉफिट के रूप में पार्टनर के बीच में गया, ठीक है। वो हिसाब क्या है, तो बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना आया था, 22,000 और 22,000, याद है आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पेमेंट कर देते हैं, हिसाब के लिए पेमेंट के लिए, ठीक है भाई। चले नहीं, ये तो हमने गलत डाल दिया, मिसेस झा के अकाउंट में नहीं, मिसेस चौधरी के अकाउंट में डालने थे। तो ये अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 14,000, 14 और 22 36,000 रुपया। तो ये 36,000 हो गया, और इसका हिसाब पहले क्लियर कर देते हैं, 36,000 हो गया, और इसका हिसाब इस साइड में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं। ये हो जाएगा बच्चे 34, 5 39,000, 39,000 और 1,000 दे दीजिए उसको, तो ये हो जाएगा 40,000, और 20,000 60,000, 1,000 इसमें बचा 61,000, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 61,000 हो गई, 20,000 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो पेमेंट जो बनेगा, देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे। बैलेंस शीट उस केस में लिखते हैं जब हमको बिजनेस रखना पड़ता है, जैसे रिटायरमेंट के समय, एडमिशन के समय, डेथ के समय करते थे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक और लिखेंगे फाइनल पेमेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने का मन हो तो भी मत लिखिए। 36,000 पूरा होगा, चूँकि इस साइड में कुछ नहीं, यहाँ इस साइड में 20,000 है तो कट जाएगा, 41,000 आएगा, ठीक है। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक नज़र देख लो क्या सही आया, 36,000 41,000 बिल्कुल परफेक्ट आया, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप समझिए और समझने का प्रयास करिए। 36,000 रुपये, ये 41,000, इसको याद रखिएगा। तो कैश अकाउंट में आपको टोटल 36,000 रुपया और 41,000 रुपया आया था पेमेंट के रूप में। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये जो पेमेंट हमने किया है, यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 2 में दिख रहा है। तो ये किस अकाउंट में है, इसके अकाउंट में है, तो ये इसके अकाउंट में, ये इसके अकाउंट में, ये 2 में है, तो ये इसके अकाउंट में, ये दोनों बाय में चला जाएगा, ठीक है, मतलब पेमेंट के रूप में जाएगा। कैश अकाउंट एक एसेट है, एसेट का डेबिट शेष होता है, और एसेट जब कैंसिल होता है, माइनस होता है, तो वो क्रेडिट में चला जाता है। तो यहाँ पेमेंट हुआ है मतलब कैश माइनस हो रहा है, पेमेंट जब करेंगे तो कैश माइनस करेंगे, तो पेमेंट के स्थिति में हम लोग बाय में शो करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए तो इसको तो मिटा दें पहले, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, दोनों एक ही बात है। एसेट का शेष डेबिट होता है, ये बात याद रखेंगे, डेबिट शेष होता है। और यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। टू बैलेंस बीटी, एसेट का शेष डेबिट होता है, और बैलेंस शीट में जो कैश, बस एक कैश अकाउंट बचा होगा या बैंक अकाउंट बचा होगा, तो दोनों अकाउंट बचे होंगे। जो कैश ऑलरेडी आपके पास है, उसी के माध्यम से हमने पूरा हिसाब किताब क्लियर किया है।
इसलिए उसका हिसाब सबसे लास्ट में करेंगे, कैश का हिसाब सबसे लास्ट में करेंगे। अच्छा सर कैश क्या होता है? तो कैश वो भी कैश होता है जो आपके हाथ में, कैश वो भी कैश होता है जो आपके बैंक में है, दोनों तो कैश ही अपने पैसे हैं, जब चाहें आप निकाल लें, जब चाहें आप खर्च कर दें, ठीक है। तो टू बैलेंस विधि में जो बैंक अकाउंट में अब देखेंगे कैश इन हैंड भी कैश इन बैंक भी है, तो हम दोनों पैसा जोड़कर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपया कैश इन हैंड भी आपका आप ही का पैसा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों पैसे आपके हैं, ठीक है भाई। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड है 2,000 और ये 10,000 रुपया, कुल मिला के 12,000 का बैलेंस आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद पैसे कहाँ से आए कहाँ गए आपको भी याद होगा, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए, बस उसमें जोड़ते जाइए। जहाँ से पैसे आए उसको इस साइड में, और जहाँ से पैसे गए जहाँ उसको इस साइड में, और दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पैसे आए थे आपको याद होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड में हम लोगों ने लिखा था, रियलाइजेशन से पैसे जब वसूल हुए थे तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और आपको ये काम करने हैं टू रियलाइजेशन। एसेस्ट रियलाइज वाला जो पैसा आपको आया था बाई साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेस्ट रियलाइज वाला जो पैसा था जो बैंक में हमने लिखा था, ठीक है, वो टोटल पैसे यहाँ डाल दीजिए, और इसमें लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, जब पेमेंट हम लोग किए थे याद है, ठीक है, अकाउंट पेमेंट वाला जो पैसा था, ठीक है, वो यहाँ पे। इसके अलावा हमने जो पेमेंट किया है उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट के बाद हम लोगों ने पार्टनर को भी पेमेंट किया था, याद है आपको। तो पार्टनर में भी हम लोग मिसेस चौधरी का जो पैसा था वो पेड किया था, और मिस झा का जो पैसा था वो हमने पेड किया था, ठीक है। ये पैसा ढूंढ के लिखेंगे पेमेंट वाला, और ये लिखेंगे और ये दोनों लिखेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे ये दोनों पैसा इक्वल हो जाएगा और आपका हिसाब क्लियर, ठीक है। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे, आप उसका जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के लिख कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको बताना है कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो कैसा है, नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन हमने दिया है आपको पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन भी दिया हमने नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन दिया रियल अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की प्रकृति क्या है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है और इस मेहनत को आप बर्बाद होने नहीं दोगे। आपने इतना समय दिया है, तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देखकर आप समझने का प्रयास कर सकते हो। और आप अपनी किताब के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और उस तरीके से सॉल्व करें जहाँ से आसान लगे आपको, ठीक है, और समझ कर सॉल्व करें। रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप करना है कि भाई ऐसा है कि विघटन करना है। संपत्तियों को लाओ उठाकर बैलेंस शीट से, कर्जों को उठाकर लाओ, संपत्ति को बेचो, कर्जा को भुगतान करो, पैसे बचे तो पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दो, फिर पार्टनर का हिसाब कर दो, फिर जो लास्ट में अपने कैश का मिलान कर लो कि टोटल पैसे इतने थे, इतने आए, इतने ऐसे ऐसे चले गए, दोनों बात इक्वल हो गई। आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रही है। अगर पैसे बच रहे हैं तो कहीं न कहीं आपने गलत किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।